हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। हमने पिछली क्लास में ट्रेड यूनियंस एक्ट का पार्ट 1 किया था, जो 2 चैप्टर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम इसका चैप्टर 3 शुरू करेंगे, जो सेक्शन 15 से शुरू है। ओके, तो सेक्शन 15 कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंड। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ट्रेड यूनियन में ना 2 तरीके के फंड होते हैं, एक जनरल और एक पॉलिटिकल। ये मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ठीक है। और दोनों ही फंड्स को एक दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। जनरल फंड को आप पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पॉलिटिकल फंड को जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब जनरल फंड को आप यूज़ कहाँ पर करोगे वो ये सेक्शन बताता है। सबसे पहले तो आपकी यूनियन के जो ऑफिस बियरर्स हैं ना, उनके सैलरीज, अलाउंसेस और एक्सपेंसेस दे दो। अब देखो, बैरक पढ़ने के लिए मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर ना ये पूरी तरीके से एक्ट में डिफाइन नहीं है कि सैलरीज किस किस को देनी है या फिर अलाउंसेस कौन कौन से होंगे। ये सब बेयर एक्ट में नहीं है, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। इसीलिए आई हाईली सजेस्ट कि बेयर एक्ट ज़रूर पढ़ो एक बार, ठीक है। तो जनरल फंड का सबसे पहले तो यूज़ कर लिया कि हम हमारे जो ऑफिस बेयरर्स थे उनकी सैलरीज दे दी, अलाउंसेस दे दिए और उनके एक्सपेंसेस उठा लिए। नाउ सेकंड, ट्रेड यूनियन चलाने में भी तो आपका कोई खर्चा होगा। जो ऑफिस है ना आपका, उसमें भी खर्चा होगा, सीधी बात है। आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल देना होगा, स्टेशनरीज एक्सपेंसेस होंगे आपके, कंप्यूटर्स के एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस का रेंट हो सकता है, वो भी देना होगा, ठीक है। तो इसमें खर्चा कर लो जनरल फंड का। इसके अलावा आप जो भी अपने जनरल फंड के अकाउंट्स को ऑडिट करवाओगे ना, तो सीए की फ़ीस भी देनी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होगा उसकी फ़ीस देनी होगी, तो वहाँ पर भी जनरल फंड को यूज़ कर लो। सेकंड कह रहा है कि लीगल बैटल्स में कर लो। मतलब अगर ट्रेड यूनियन ने किसी के ऊपर केस किया हुआ है या फिर किसी और ने ट्रेड यूनियन के ऊपर केस किया हुआ है, कोई मेंबर एम्प्लॉय डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, जो कोर्ट में जा रहा है लीगल बैटल में, मेंबर के एम्प्लॉयमेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करना है या फिर यूनियन के खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसी लीगल बैटल्स में जनरल फंड का यूज़ कर लो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लीगल बैटल्स होंगी ना, ये पूरी तरह से सिर्फ यूनियन राइट्स या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेक्रेटरी का डाइवोर्स केस था और एलिमनी दिलवा दी जनरल फंड से, लो, तो ये सब नहीं होगा। सिर्फ यूनियन राइट्स और एम्प्लॉयमेंट राइट्स में ही आप इनको यूज़ कर सकते हो। फिर कह रहा है कि कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट है तो इसमें जनरल फंड को यूज़ कर लो। ट्रेड डिस्प्यूट लीगल बैटल से अलग ही, ये थोड़ा फैक्ट्री तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, वहाँ तक लिमिटेड हो सकता है, तो वहाँ पर जो भी आपके खर्चे होंगे ना, उनमें जनरल फंड से आप पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर ऐसे ट्रेड डिस्प्यूट में आपके मेंबर्स का लॉस हो रहा है, मान लो आपने कोई स्ट्राइक की हुई है, ठीक है, अब उस स्ट्राइक में आपके थोड़े बहुत तो खर्चे होंगे। मान लो आपने पैम्फलेट प्रिंट करवाए हैं तो उसका खर्चा जनरल फंड से ले लो सबसे पहले तो। अब ऐसी स्ट्राइक में ना आपके जो मेंबर्स होंगे, जो वर्कर्स हैं, बेसिकली उनको वेज लॉस तो हो ही रहा है, क्योंकि आप जब काम नहीं कर रहे तो कंपनी आपको वेजेस भी पे नहीं करेगी। तो ऐसे में उन मेंबर्स को कंपनसेट करने के लिए, थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प के लिए जनरल फंड में से आप उन्हें पैसा दे सकते हो। मान लो कुछ वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं अपने ट्रेड यूनियन के कहने पे। अब 1 महीने के लिए कर रहे हैं तो उन्हें 1 महीने के वेजेस तो नहीं मिलने वाले, तो उस 1 महीने के लिए आप थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प अपने जनरल फंड से उनकी कर सकते हो। और अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर ओल्ड एज की वजह से, सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से उस मेंबर को या उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट की या वेलफेयर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी आप जनरल फंड से फुलफ़िल कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी ले लो अपने मेंबर्स के लिए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, सिकनेस के लिए इंश्योरेंस करवा लो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के केस में एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए उसके लिए इंश्योरेंस करवा लो, और इस इंश्योरेंस का जो भी पैसा होगा वो आप जनरल फंड से दे दो। फिर कह रहा है कि एजुकेशनल, सोशल या रिलीजियस बेनिफिट्स के लिए भी आप जनरल फंड से ही यूज़ करो। एजुकेशनल या तो मेंबर्स के जो बच्चे हैं या फिर खुद मेंबर्स के लिए भी कभी कभार होता है, ट्रेड यूनियन मान लो कोई ट्रेनिंग क्लासेस चला रही है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो भी हो सकता है, उनके एजुकेशनल पे जो भी खर्चा हो रहा है वो सब आप जनरल फंड से ले लो। सोशल इवेंट है, कोई ट्रेड यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट डे है, सेलिब्रेशन हो रहा है, जनरल फंड से पैसा निकाल लो। कोई रिलीजियस इवेंट है, फ्यूनरल सेरेमनी है मान लो, ठीक है, तो उसमें जनरल फंड से पैसा निकाल लो। उनके डिपेंडेंट्स जो हैं, किसी मेंबर की मान लो डेथ हो गई है तो उस मेंबर के जो डिपेंडेंट्स हैं उनको बेनिफिट्स दे सकते हो। फिर कह रहा है कि अपनी ट्रेड यूनियन अगर कोई यूनियन मैगजीन या न्यूज़पेपर पब्लिश करती है तो
उसका भी जो खर्चा होगा वो आप जनरल फंड से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये जो मैगज़ीन और न्यूज़पेपर होगी ना, ये पूरी तरह से सिर्फ एम्प्लॉयर या वर्कमैन या फिर ऐसे एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको ही डिस्कस करने के लिए पब्लिश होनी चाहिए, और एंटरटेनमेंट पर्पज़ से नहीं। मान लो आपने यूनियन मैगज़ीन और न्यूज़पेपर आप चला रहे हो, लेकिन आप उसमें जो न्यूज़ेस हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वो आप बॉलीवुड या हॉलीवुड की छाप रहे हो, तो उसके लिए नहीं। अगर कोई ऐसी मैगज़ीन या न्यूज़पेपर है जो प्योरली इस पर्पस को डिस्कस करती है जिससे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ अफेक्ट होते हैं, तो आप उसके लिए चला सकते हो और उसका पैसा जनरल फंड से ले सकते हो। एग्जाम्पल है द मिल वर्कर चला रहे हैं हम, और ये मंथली पेपर है जो लेबर राइट्स और इंडस्ट्री न्यूज़ के बारे में बात करता है, बस तो इसका ले लो, वैलिड है। फिर कह रहा है कि डोनेशंस भी कर सकते हो अगर कोई ऐसा डोनेशन है, ऐसा फंड है जो जनरल वर्कर कॉजेज़ को एड्रेस करता है। मान लीजिए इंडिया में अगर एक ऐसा कोई फंड है, नेशनल वर्कर्स रिलीफ फंड, तो वहाँ पर ये ट्रेड यूनियन डोनेट कर सकती है क्योंकि उसके वर्कर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेंडिंग लिमिट है। सबसे पहले पूरे जिस साल में भी आप डोनेशन कर रहे हो ना, उस साल में आपके जनरल फंड में कितनी ग्रॉस इनकम हुई है, ठीक है। मान लो 1,000 की ग्रॉस इनकम हुई है और उस साल के स्टार्टिंग में आपके अकाउंट में 1,000 रुपये और थे, ठीक है, तो टोटल हो गए 2,000। अब इस 2,000 का 1/4 सिर्फ 25% ही आप इस डोनेशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली 500 रुपये आप इसमें से डोनेशन के लिए यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है। और इसके अलावा और ऑब्जेक्ट्स जो होंगे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसमें भी आप जनरल फंड्स को यूज़ कर सकते हो। अब वो अलग चीज़ है, वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर ही सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 16 कह रहा है कि ठीक है भैया, जनरल फंड की बात तो कर ली, अब पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए क्या? पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए आप एक सेपरेट फंड बनाओगे जिसे पॉलिटिकल फंड कहा जाएगा, जिससे आप सिर्फ पॉलिटिकल वर्क ही करोगे। और इसे कम जो यूनियन का मेन जनरल फंड है उससे पूरी तरह से सेपरेट रखोगे, और उसे सेपरेट रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड बना लो, ठीक है। यूनियन मे क्रिएट अ सेपरेट फंड एंड मनी कम्स फ्रॉम सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि मेंबर्स स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ही जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, उसे ही आप पॉलिटिकल फंड में डालोगे। ऐसा नहीं कि किसी मेंबर ने जनरल फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया था लेकिन आपने उसे पॉलिटिकल फंड में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। और उसे सिविक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि लिस्टेड हैं सबसेक्शन 2 में। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, ये रहा। सबसे पहले जो भी पॉलिटिकल फंड होगा उसे आप कैंडिडेट्स के इलेक्शन एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकते हो, और वो कैंडिडेट्स चाहे लोकसभा के लिए हों या फिर विधानसभा के लिए या फिर म्यूनिसिपल इलेक्शन, लोकल इलेक्शंस के लिए बेसिकली खड़े हुए हों, उनमें आप उसे यूज़ कर सकते हो पॉलिटिकल फंड को। कोई भी मीटिंग या फिर ऐसा लिटरेचर है जो आपके कैंडिडेट को और बढ़ावा देगा, उसकी रैलीज़ में मान लो पैम्फलेट्स प्रिंट करने हैं, तो उसमें पॉलिटिकल फंड का यूज़ करूँ। आपके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स जिनको आप सपोर्ट करते हो और लेजिस्लेटिव बॉडी या लोकल अथॉरिटी के जो मेंबर हैं उनको मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल फंड का यूज़ कर लो। आपके यूनियन के जो मेंबर्स हैं उनका वोटर रजिस्ट्रेशन, बेसिकली वोटर आईडी बनाने के लिए, या कैंडिडेट सिलेक्शन, इसमें भी पॉलिटिकल फंड का यूज़ कर लो। पॉलिटिकल मीटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल लिटरेचर, इसके लिए भी पॉलिटिकल फंड का यूज़ कर लो, ठीक है। तो इनके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ये हैं पॉलिटिकल फंड के पर्पसेस, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। और ये बात करता है सेपरेट जम्मू कश्मीर की, तो अब उतना रेलिवेंट ये है नहीं, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 3 कह रहा है कि भैया फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इसमें। मतलब अगर कोई मेंबर नहीं चाहता कि पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करे तो ये उसकी खुद की मर्जी होगी, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं पॉलिटिकल फंड में तो देना ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये वर्कर है एक, अब इसने जनरल फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन ये पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, हो सकता है उसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही ना हो, या फिर उसकी यूनियन एट लार्ज जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हो, ए के व्यूज़ उससे अलग हो, है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि सबके पॉलिटिकल बिलीफ सेम हो। कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हो सकता है, या फिर कोई आईएनसी को सपोर्ट कर रहा हो सकता है, या फिर आम आदमी पार्टी को, अलग अलग होते हैं। तो आप उसे सबसे पहले तो फोर्स नहीं करोगे कि नहीं भैया कॉन्ट्रीब्यूट तो करो पॉलिटिकल फंड में। उसके बाद अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा है तो आप उसे पनिश नहीं करोगे। मतलब यूनियन के जो बेनिफिट्स आप बाकी मेंबर्स को दे रहे हो ना, आप उस मेंबर को मना नहीं कर दोगे कि नहीं तूने पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो अब तुझे ये बेनिफिट्स भी नहीं देंगे हम।
या फिर उसके साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। और उसे अब भी जो प्रोटेक्शंस उसे पहले मिल रहे थे उसे अब भी मिलेंगे, चाहे उसने कंट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल फंड में अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो ही यूनियन ज्वाइन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर तुम पॉलिटिकल फंड, मान लो ए वर्कर है, अब ट्रेड यूनियन इससे कह रही है कि अगर तुम्हें यूनियन का मेंबर बनना है तो पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट करो सबसे पहले, तो ये आप उसे फोर्स नहीं कर सकते अगेन। और मतलब वही है कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मेंबरशिप की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नाउ नो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटर्स एक्सक्लूडेड ओनली फ्रॉम मैनेजिंग कंट्रोलिंग द पॉलिटिकल फंड। मतलब कि ये जो ए वर्कर है ना, इसने पॉलिटिकल फंड में कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फंड को मेंटेन, मैनेज और कंट्रोल करने के लिए एक्सक्लूड कर सकते हो। मतलब आप इसको सिर्फ इतना मना कर सकते हो कि तुम पॉलिटिकल फंड के मैनेजमेंट और कंट्रोल में पार्ट नहीं लोगे। और ये फेयर भी है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा, तो उससे मैनेज भी क्यों करवाएं, है ना। ओके, एंड वाई डज दिस मैटर? सेम वही चीज़ जो भी मैंने बताई थी, पॉलिटिकल बिलीफ्स लोगों के अलग अलग होते हैं, सिर्फ ट्रेड यूनियन में नहीं बल्कि देश में भी। ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा देश सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हो, बीजेपी को या आईएनसी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। सभी लोग एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। नाउ सेक्शन 17 कह रहा है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ट्रेड यूनियंस पर लागू नहीं होगी कुछ सर्टेन केसेस में। सबसे पहले तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती क्या है? इफ़ 2 और मोर पीपल अग्री टू डू समथिंग इलीगल, तो वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। अब ट्रेड यूनियन के केस में अगर वर्कर्स अग्री करते हैं, वर्कर्स एक एग्रीमेंट कर लिया उनने कि हाँ भैया हम स्ट्राइक करेंगे और जब तक हमारे वेजेस बढ़ाए नहीं जाएंगे ना तब तक हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे, तो ये बेसिकली एक अग्रीमेंट है कि हम काम को रोक देंगे। अगर वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे हैं तो सीधा सीधा मतलब है कि काम रुक जाएगा, है ना। और वर्कर्स ने एक और एग्रीमेंट कर लिया कि हम पीसफुली, ध्यान देना, पीसफुली एक प्रोटेस्ट करेंगे फैक्ट्री के बाहर, तो ये भी एक अग्रीमेंट हो गया डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो इन दोनों केसेस में ना आप ट्रेड यूनियन को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं फंसा सकते। आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते कि हाँ भैया इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है और ये कोई ये क्राइम है तो इनको पनिश करो, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो ट्रेड यूनियन एक्चुअल क्राइम कर रही है, एक्चुअल क्राइम कौन से होंगे? वर्कर्स अग्री टू डैमेज फैक्ट्री मशीनरी, सारे वर्कर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया, अग्रीमेंट कर लिया कि हाँ भैया आज तो इसकी ग्लास बनाने की मशीन जो है उसे सब तोड़ देंगे, तो वो एक्चुअल क्राइम होगा, ठीक है। और वर्कर्स अग्री टू असॉल्ट द मैनेजर, वर्कर्स ने सोचा कि आज इस मैनेजर को बाहर आना है तो इसका खोपड़ा फोड़ दूंगा, तो वो एक एक्चुअल वायलेंस है। इसमें आपको सज़ा हो सकती है, ये एक्चुअल क्राइम है, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बस इतना कह रहा है ये सेक्शन 17। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से ट्रेड डिस्प्यूट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ इन दोनों केसेस में। आपकी अगर जो लीगल, जो वैलिड मांगे हैं जिसके लिए आप अग्रीमेंट कर रहे हो अपने मेंबर्स के साथ, उसमें आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन आप अगर फैक्ट्री की प्रॉपर्टी को या किसी इंसान को, फैक्ट्री के इंसान को आप नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब इसका गोल्डन रूल क्या है? प्रोटेक्टेड है अग्रीमेंट फॉर लॉफुल यूनियन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्राइक, प्रोटेस्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो इसके लिए आप प्रोटेक्टेड हो। लेकिन आपने कोई ऑफेंस किया, एक्चुअल क्राइम कर रहे हो या फिर आप वायलेंस कर रहे हो, डिस्ट्रक्शन, थेफ्ट, तो इस सब में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो गई। सेक्शन 18 कह रहा है कि सिविल सूट्स में भी कुछ केसेस में ट्रेड यूनियन पर केस नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है या उसके लीडर्स हैं या उसके मेंबर्स हैं, उनको सिविल कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते, उन पर केस नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो लेबर प्रोटेस्ट है, उनने जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इसके लिए आप सिविल सूट उन पर नहीं कर सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। अब कंडीशन फॉर प्रोटेक्शन क्या है? सबसे पहले तो जो भी एक्ट, मान लो स्ट्राइक जो है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ट्रेड यूनियन एक ऐसी स्ट्राइक कर रही है जो उनके ट्रेड डिस्प्यूट को और बढ़ावा देती है, ठीक है। यानी उनकी जो मांगे हैं ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर, जिसके लिए वो ट्रेड डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हुए हैं, तो उनके लिए मतलब वो एक वैलिड चीज़ है, ठीक है, लीगल चीज़ है, वैलिड है। और पूरी ट्रेड यूनियन या फिर एटलीस्ट वन मेंबर उस ट्रेड डिस्प्यूट का मेंबर या पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। होने को पूरी ट्रेड यूनियन भी हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक मेंबर तो उस डिस्प्यूट का पार्टी होना चाहिए।
अब आप उन पर केस कब नहीं कर सकते? सबसे पहले तो ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई ट्रेड यूनियन है वो स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ये स्ट्राइक में इन्वॉल्व हो गई, अब उसके जो वर्कर्स होंगे, ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं, बेसिकली जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो बेसिकली वो अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट पर रखा इसलिए गया है कि ताकि वो काम करें। और स्ट्राइक में इन्वॉल्व होकर वो काम नहीं करेंगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो रहा है। बिजनेस डिसरप्शन, स्ट्राइक की वजह से जो बिज़नेस है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जो ऑपरेशंस हैं फैक्ट्री के वो काम ही नहीं कर रहे, काम हो ही नहीं रहा, फैक्ट्री में मशीन्स नहीं चल रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो इससे बिजनेस में डिसरप्शन होगा, ठीक है, रुकावट आएगी। फिर कह रहा है रेस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम। अगर इन एक्शंस की वजह से किसी एम्प्लॉयर को अपना ही पैसा या फिर लेबर को कैसे हायर करना है, इसमें किसी तरीके की उसकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो इन तीनों केसेस में आप उस ट्रेड यूनियन पर या फिर उसके लीडर्स पर, बेसिकली ऑफिस बियरर्स, एग्जीक्यूटिव पर या फिर उसके मेंबर्स पर केस नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन वही है कि भैया जो भी तुम कर रहे हो, जो तुम्हारी एक्ट्स हैं, वो ट्रेड डिस्प्यूट के फर्दरेंस में होनी चाहिए, मतलब जो भी तुम्हारा जो कॉज है उसे प्रमोट करने के लिए वो एक्ट होनी चाहिए। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन इज ऑन द ग्राउंड्स ओनली, यानी मीनिंग दिस स्पेसिफिक रीजंस अलोन कैनॉट बी सूड फॉर। जो ऊपर अभी हमने 3 रीजंस पढ़े थे ना, सिर्फ उनके लिए आप पर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप एक्चुअल क्राइम कर रहे हो, वायलेंस, प्रॉपर्टी, जो पिछले सेक्शन में भी हमने पढ़ा था, तो उसमें आप पर केस ज़रूर हो सकता है। अब यहाँ पर एक और सब सेक्शन है, वो कह रहा है कि कोई भी टॉर्टिस एक्ट है, मान लो कोई ऐसी रॉन्गफुल एक्ट है जो एक एजेंट कर रहा है, लेकिन उस एजेंट से वो एक्ट करने के लिए ना तो किसी ट्रेड यूनियन लीडर ने बोला है, ठीक है, ना ही किसी एग्जीक्यूटिव ने बोला है, उसने खुद से ही एक पत्थर उठाया और मैनेजर के सर में दे मारा। तो इसके लिए ट्रेड यूनियन अगर साबित कर देती कि हमने उसे ऐसा बोला ही नहीं करने के लिए, तो ट्रेड यूनियन पर केस नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, एक यूनियन प्रेसिडेंट था, ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट था, उसने अपने मेंबर्स को बोला कि भैया सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, हम सिर्फ यहाँ पे धरना देंगे, बैठे रहेंगे यहाँ पर, लेकिन किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं करेंगे। लेकिन एक मेंबर आया और उसने पत्थर उठा के उस फैक्ट्री की विंडो तोड़ दी, ठीक है, तो ये तो फैक्ट्री प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया। लेकिन अगर यूनियन ये प्रूफ कर देती है कि हमने सबको मना किया था कि वायलेंस नहीं करना है, लेकिन फिर भी उस एजेंट ने अपने आप से ही उठाकर पत्थर फेंक कर और खिड़की तोड़ दी, तो इसके लिए ट्रेड यूनियन लायबल नहीं है। अगर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वो साबित करेगी, इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, ट्रेड यूनियन को साबित करना होगा कि हमने उससे ऐसा करने के लिए नहीं बोला। सेक्शन 19 कह रहा है एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर की बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड यूनियन की बात है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ना, उसके हिसाब से अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे किसी को, समवन, कोई अपना बिजनेस या अपना काम रोकने पर मजबूर हो जाए, ठीक है, मतलब वो अपना फ्रीडम ऑफ बिजनेस एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो वो इलीगल होगा, वो इलीगल नहीं, सॉरी, वॉइड या फिर इनवैलिड होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन कह रहा है कि अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है और वो अपने मेंबर्स के साथ ऐसा अग्रीमेंट कर लेती है, तो फिर उसे वॉइड या फिर वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, और वॉइडेबल का मतलब कि आप उसे खारिज कर सकते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स हैं, तो ठीक है। ट्रेड यूनियन अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट अपने मेंबर्स के साथ कर लेती है कि हम भैया जो हमारा एम्प्लॉयर है ना उसका काम रुकवा देंगे, हम स्ट्राइक करके उसका काम रुकवा देंगे, तो ये अग्रीमेंट जो होगा वो ना तो वॉइड होगा, ना इनवैलिड होगा, और ना ही इनवैलिड करने की कंडीशन में होगा, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रेड यूनियन के पास यही मेजर्स तो होते हैं अपनी शर्तें मनवाने के लिए। मान लो उनके वेजेस बहुत सालों से नहीं बढ़े हैं, तो और एम्प्लॉयर राज़ी भी नहीं है पीसफुली बढ़ाने के लिए, बात करने के बाद नहीं बढ़ा रहा, तो ट्रेड यूनियन और कैसे बढ़वाएगी? स्ट्राइक करके, है ना। स्ट्राइक या बॉयकॉट या कलेक्टिव बार्गेनिंग, इन सभी के ज़रिए ही ट्रेड यूनियन अपनी शर्तें मनवाती है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब ये तुमने अग्रीमेंट तो कर लिया भैया अपने मेंबर्स के बीच में, यूनियन मेंबर्स के बीच में अग्रीमेंट हो गया, लेकिन अगर कोई मेंबर आप इस अग्रीमेंट को नहीं मान रहा तो आप उस पर केस नहीं कर सकते भैया। मतलब कि कोई ऐसा मेंबर है, मान लो आपके ट्रेड यूनियन में 100 मेंबर्स थे,
आप सभी ने एग्री कर लिया कि हाँ भैया हम स्ट्राइक करेंगे और एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाएंगे, तभी वो हमारी मांगें सुनेगा। लेकिन एक वर्कर ऐसा निकला, वो कह रहा है कि नहीं भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं तो काम करूँगा क्योंकि मुझे सैलरी चाहिए। कोई भी रीज़न हो सकता है वो काम करने का। तो अब क्योंकि उसने अग्रीमेंट तोड़ा है, तो नॉर्मल केसेस में आप उस पर केस कर सकते हो, ठीक है, अग्रीमेंट तोड़ने के लिए, लेकिन इस केस में नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब जिसने भी अग्रीमेंट तोड़ा है ना, आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते और उसे उस एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और ना ही ये कह सकते हो कि उस एक वर्कर के काम करने की वजह से हम सभी को बहुत नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो डैमेजेस भी वो पे करेगा। तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। कोर्ट इंटरफियर बिल्कुल नहीं करेगी कि उस वर्कर को या उस मेंबर को शाल और शाल नॉट सेल देयर गुड्स, ट्रांजैक्ट बिजनेस एंड एम्प्लॉय और बी एम्प्लॉयड, इन तीनों केसेस में ही आप उस पर केस नहीं कर सकते। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 100 वर्कर्स हैं एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में और उन्होंने एग्री कर लिया कि जब तक हमारे वेजेस नहीं बढ़ाए जाएंगे ना, हम ओवर टाइम काम नहीं करेंगे एम्प्लॉयर के लिए। तो इसमें एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। और इन लोगों ने अग्रीमेंट भी कर लिया है कि हाँ भैया हम ओवर टाइम नहीं करेंगे जब तक हमारे वेजेस नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो ये अग्रीमेंट वैलिड है, इस सेक्शन के हिसाब से ये अग्रीमेंट वैलिड है। नॉर्मल कंडीशंस में ये वैलिड नहीं होता। अब एक वर्कर आया और उसने कहा कि भैया नहीं मैं तो ओवर टाइम करूँगा और मैं तुम्हारी बात नहीं मान रहा, तो फिर ट्रेड यूनियन इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती और ना ही इसको फोर्स कर सकती है कि नहीं भैया तुम अग्रीमेंट मानो और तुम्हारी वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है ना उसके कंपनसेशन हमें दो। तो ऐसा नहीं करेगी ट्रेड यूनियन, कर ही नहीं सकती इस सेक्शन के हिसाब से। सेक्शन 20 राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी ऑफिस बेरर या फिर कोई भी मेंबर होगा जो ट्रेड यूनियन का, वो ट्रेड यूनियन की अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, बेसिकली जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको, और मेंबर्स की जो लिस्ट है उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 21 कह रहा है राइट्स ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। इस सेक्शन के हिसाब से सीधा सीधा बात यह है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने 15 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, ठीक है। भले ही उसने 18 की उम्र कंप्लीट ना की हो, लेकिन अगर 15 कर ली है ना तो फिर वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है और उसे फुल मेंबर राइट्स भी मिलेंगे। वोट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, और जो भी एक नॉर्मल मेंबर के राइट्स होते हैं ना वो सभी उसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, ये इस सेक्शन में नहीं है, आगे वाले सेक्शन में है, बट 15 साल की एज सिर्फ मेंबर बनने के लिए एप्लीकेबल है यहाँ पर, ठीक है। आप 15 साल के हो गए हो तो आप सिर्फ मेंबर बन सकते हो, ऑफिस बीरर या एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, ठीक है। सेक्शन 21 ये कह रहा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बीयरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बीयरर्स हैं ना उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहले तो दो मेन डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। एक है कि उसने 18 साल की उम्र कंप्लीट नहीं की है, मतलब ऑफिस बीयरर सिर्फ वो बन सकता है जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, वो ही ऑफिस बीयरर बन सकता है। और सेकंड है कि क्रिमिनल कन्विक्शन फॉर मोरल टर्पिट्यूड। मान लो कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव है जिसने पहले करप्शन किया है, फ्रॉड किया है या किसी सेक्सुअल ऑफेंस में उसे सज़ा हो चुकी है, तो फिर एग्जाम्पल के लिए इसे 2020 में सज़ा हुई थी, 2020 में ये रिलीज़ हुआ था अपनी सज़ा कंप्लीट करके, ठीक है। अब 2020 से 5 साल 2025, ये 2025 के बाद ही किसी ट्रेड यूनियन का ऑफिस बीयरर बन सकता है। मतलब कि जब भी इसकी रिहाई हुई है ना उससे 5 साल का पीरियड हो जाना चाहिए, उसके बाद ही ये ट्रेड यूनियन का ऑफिस बीयरर बन सकता है। ये लिखा है डिस्क्वालीफाइज अनलेस 5 years हैव पास्ड सिंस हिज रिलीज या योर रिलीज, जो भी। नाउ एग्जांपल, इफ समवन वाज कन्विक्टेड ऑफ एम्बेजलमेंट इन 2015 एंड रिलीज्ड इन 2018, 2018 में ये रिलीज हो गया था, ठीक है। तो अब ये यूनियन लीडर सिर्फ 2023 के बाद ही बन सकता है। बेसिकली 5 साल का पीरियड आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक स्पेशल रूल है प्री 1964 कन्विक्शंस, क्योंकि ये सेक्शन ऐड किया गया था 1964 की अमेंडमेंट से। तो ये सेक्शन कह रहा है कि 1964 के पहले अगर कोई ऑफिस बीयरर था जो कन्विक्टेड था, ठीक है, और उसकी रिलीज़ को 5 साल नहीं हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना ऑफिस बीयरर की जो उसकी पोजीशन है ना वो खो देगा। लेकिन अगर उसे 5 साल हो चुके हैं उसकी रिलीज़ से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5 साल नहीं हुए हैं, मान लो वो रिलीज़ हुआ था 1962 में और ये एक्ट बात कर रही है 64 की, तो अभी उसे 5 साल तो नहीं हुए, है ना। इसीलिए अब
ये सिर्फ 1967 के बाद ही अपनी ऑफिस बियर की पोजीशन को दोबारा से गेन कर सकता है। अब अगेन स्पेशल केस है जम्मू कश्मीर का। सेक्शन 22 कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ ऑफिस बियरर्स टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, मतलब कि ऑफिस बियरर के कितने लोग होंगे जो एक्चुअली इंडस्ट्री में एंगेज होने चाहिए। सबसे पहले बात करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? जो बेसिकली डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। अब ऐसे सेक्टर की अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उसमें कम से कम 50% जो ऑफिस बियरर्स हैं ना, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो एक्चुअली उस इंडस्ट्री में काम करते हों। ठीक है, मान लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक यूनियन है और उसमें टोटल 20 मेंबर्स हैं, 20 ऑफिस बियरर्स हैं उसके। ठीक है, तो इसमें से कम 10 ऑफिस बियरर्स ऐसे होने चाहिए जो एक्चुअली उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हों, काम करते हों। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है कई स्पेशल केसेस में। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात तो कर ली, लेकिन जनरल इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा, बाकी इंडस्ट्रीज़ का क्या होगा? तो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए कह रहा है कि मोस्ट लीडर्स, मतलब इसके जो मोस्ट लीडर्स होंगे ना, वो एक्चुअल वर्कर्स होने चाहिए उस इंडस्ट्री में। और इसमें आउटसाइडर्स भी अलाउड हैं, लेकिन आउटसाइडर्स कितने अलाउड हैं? सिर्फ 1/3 या फिर 5, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। और इन दोनों में से जो भी लेस नंबर होगा ना, उतने मेंबर्स आउटसाइडर्स हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं 2। सबसे पहले तो एक यूनियन है, उसके 12 ऑफिस बियरर्स हैं, 12 का 1/3 होता है 4। ठीक है, तो ठीक है, 4 तो 5 से कम ही है, विच एवर इज लेस की हमने बात की है। तो 4 आउटसाइडर्स को आप अलाउ कर लो, मिनिमम 8 तो एक्चुअल वर्कर्स ही हैं, है ना। लेकिन दूसरा एग्जांपल है, एक और ट्रेड यूनियन है, उसके 20 ऑफिस बियरर्स हैं। अब 20 का 1/3 6.67 हो रहा है, और इसको 6 मान लो, चलो ठीक है। लेकिन सेक्शन कह रहा है कि भैया 5 या फिर 1/3 जो भी कम हो, 6 से तो 5 कम ही है, तो इसमें मैक्सिमम सिर्फ 5 आउटसाइडर्स अलाउ हो सकते हैं और 15, मिनिमम 15 कम से कम एक्चुअल वर्कर्स होने चाहिए जो उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पर एक और एक्सप्लेनेशन है कि जो भी रिटायर्ड या रिट्रेंच्ड हैं, मान लो एक इंडस्ट्री थी, उसमें कुछ वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया है, मतलब छटनी कर दी है, और कुछ उसमें रिटायर हो गए हैं, तो इन लोगों को आउटसाइडर काउंट नहीं किया जाएगा यूनियन पर्पज़ के लिए। ठीक है, अगर उन्हें यूनियन में ऑफिस बियरर बनाना है तो इसे आउटसाइडर नहीं माना जाएगा, बल्कि ऐसा ही माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में, भले ही वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन माना ऐसा ही जाएगा। अब पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस ऑफिस बियरर नहीं बन सकते। हु कैनॉट बी यूनियन लीडर्स? सबसे पहले तो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर है ना, तो वो यूनियन में ऑफिस बियरर नहीं बन सकता। सेकेंडली, ऐसा कोई इंसान जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर है, मतलब गवर्नमेंट उसे सैलरी दे रही है, तो वो भी नहीं बन सकता, अनलेस ऐसा गवर्नमेंट जॉब में वो है जहाँ पर ट्रेड यूनियन उसी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, और अब गवर्नमेंट टीचर टीचिंग सेक्टर में काम कर रहा है, और जो ट्रेड यूनियन है ना, वो भी टीचर्स की यूनियन है, तो यहाँ पर वो पार्ट ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ट्रेड यूनियन है ही नहीं उस सेक्टर में, तब भी आप ट्रेड यूनियन किसी ना किसी ट्रेड यूनियन में पार्ट ले रहा, तो आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, ऑफिस बियरर नहीं बन सकते आप। सेक्शन 23 कह रहा है कि नाम बदलना है, कि अब ट्रेड यूनियन ने डिसाइड कर लिया है कि हाँ भैया, जब हमने ट्रेड यूनियन बनाई थी तब हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी हो जाएगी, और अब हम उसका नाम बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी टोटल मेंबर्स हैं आपकी ट्रेड यूनियन के, उसके 2/3 मेंबर्स अग्री होने चाहिए कि हाँ, हम नाम बदलना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 67% लोग जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो अग्री करेंगे कि हाँ, नाम बदलना है, तो ही नाम बदल सकता है। सेकेंडली, सेक्शन 25 के जो एडिशनल रूल्स हैं, जो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने के, वो भी फॉलो करने हैं, तभी आपका नाम चेंज हो सकता है। सेक्शन 24 बात करता है कि 2 यूनियंस को मर्ज करना है, अमेलगमेट करना उनको, अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर ट्रेड यूनियंस। 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस मर्ज हो सकते हैं, एक बन सकते हैं विथ और विदाउट डिसोल्यूशन, या फिर डिवीजन ऑफ फंड्स। ना तो डिसॉल्व हुए बिना और अपने फंड्स को डिवाइड किए बिना ही 2 या 2 से ज़्यादा यूनियंस जो हैं वो मर्ज हो सकती हैं, एक में बन सकती हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो वोटिंग पार्टिसिपेशन और अप्रूवल मार्जिन है।
ट्रेड यूनियन ए और ट्रेड यूनियन बी, दोनों ट्रेड यूनियंस के 50% इसके और 50% इसके, मिनिमम इतने लोग वोट करेंगे, ठीक है, मतलब इनको वोट कास्ट करना ही होगा, एटलीस्ट 50% दोनों ट्रेड यूनियंस के। और ये जो 50% हुए हैं ना, इनका टोटल 60% वोटिंग जो है वो फेवर में होनी चाहिए कि हाँ भैया हमें मर्ज करना है। दो ट्रेड यूनियंस थी, दोनों में हज़ार मेंबर्स थे, ठीक है। अब इसमें से एटलीस्ट 500 + 500 दोनों ही ट्रेड यूनियंस के 500 मेंबर्स को वोट करना होगा, पहली कंडीशन तो ये है। और ये जो 1000 लोगों ने वोट किया है ना, 500 + 500 ने, इसमें से 600 वोट्स जो हैं वो फेवर में होने चाहिए कि मर्ज करना है, यस टू मर्ज। तो तभी आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मर्ज हो सकती हैं। अब सेक्शन 25 कह रहा है नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमेलगमेशन। सबसे पहले तो सेक्शन 23 में जो चेंज ऑफ नेम की बात की थी वो सेक्शन 25 की भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना था वहाँ पर, नाम बदलने के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रार को एक रिटर्न नोटिस दे दो। अगर आपने यूनियन का नाम चेंज किया है ना, तो एक रिटर्न नोटिस दो जिस पर सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के सिग्नेचर होंगे और उससे रजिस्ट्रार को भेज दो कि हाँ भैया हमने नाम बदल दिया है। और अगर अमेलगमेशन हुआ है यानी यूनियंस मर्ज हुई हैं, इस केस में भी नोटिस भेजो जिसमें सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स दोनों ट्रेड यूनियन के जो मर्ज हुई हैं उनके साइन करेंगे और उसे रजिस्ट्रार को भेजेंगे। प्लस अगर आपने जो मर्ज ट्रेड यूनियन है जो मर्ज हुई है उसका हेड ऑफिस किसी दूसरे स्टेट में रखा हुआ है तो उस स्टेट के रजिस्ट्रार को भी भेजो, ये कह रहा है सेक्शन 25। अब यहाँ पर रिटर्न नोटिस मैंडेटरी है, बात की वैल्यू नहीं है, लिखित चीज़ की वैल्यू है, ठीक है। इंडिया में हम हर चीज़ में ये बोलते हैं ना, बताओ कहाँ लिखा है, दिखाओ कहाँ लिखा है, तो इसीलिए रिटर्न नोटिस मैंडेटरी है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि नेम चेंज रिजेक्टेड इफ़ टू सिमिलर, जो हमने पहले पढ़ा था वही अब है। अगर आपने जो नाम बदला है वो किसी और रजिस्टर्ड यूनियन से मिलता जुलता है तो रजिस्ट्रार उसे रिफ्यूज़ कर सकता है कि भैया नहीं, तुम्हारा नाम नहीं बदला जाएगा क्योंकि ये उस यूनियन से मिलता जुलता है। और नेम चेंज ऑफिशियल कब होगा? जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भैया तुमने पूरे रूल्स फॉलो किए हैं, ना तो नाम सिमिलर है और तुमने जो भी रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, उन्हें फॉलो किया हुआ है, तो मैं तुम्हारा नया नाम रजिस्टर कर लेता हूँ अपने रजिस्टर में सेक्शन 8 के तहत। और ये इफेक्ट में कब आएगा नया नाम? जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कर देगा उस दिन से, जब आपने वोट किया है तब से नहीं, जब रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन कर देगा आपके नए नाम का तब से वो इफेक्ट में आएगा। अमेलगमेशन कब ऑफिशियल होगा? सिमिलर तरीके से फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वोटिंग। If the registrar of the state in which the head office of the amalgamated trade union is situated is satisfied all rules were followed, अब वो भी अगेन सेटिस्फाई हो जाता कि हाँ भैया तुमने इस एक्ट के सारे प्रोविजंस को फॉलो किया है, तो मैं तुम्हारा रजिस्टर में नाम लिख लेता हूँ, तुम्हारी जो अमेलगमेटेड मर्ज्ड ट्रेड यूनियन है ना उसका नाम लिख लेता हूँ। अब सेक्शन 26 कहता है कि नाम बदलने के बाद होगा क्या। सबसे पहली चीज़ तो कि जो भी लीगल मैटर्स होंगे ना वो अनअफेक्टेड रहेंगे, क्योंकि कई केसेस में ये हो सकता है कि दो ट्रेड यूनियंस हैं जिनके ऊपर मान लीजिए भारी लोन्स हैं, अब उनने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों मर्ज हो जाते हैं और अपना नाम बदल लेंगे तो लीगल मैटर्स से हम तो मुक्त हो जाएंगे, लोन नहीं देना पड़ेगा। पर ये सेक्शन कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा भाई साहब, आप भले ही मर्ज हो जाओ पर जो भी आपके लीगल मैटर्स हैं ना, जो लोन्स हैं, लीगल केसेस हैं, डेट हैं, जो भी आप प्रॉपर्टी ओन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो हैं, बैंक अकाउंट्स हैं और या फिर ऑन गोइंग कोर्ट केसेस हैं, उन सभी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जैसे के तैसे ही रहेंगे, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि अमेलगमेशन आपने कर लिया तो फिर जो भी क्रेडिटर्स होंगे ना, मतलब जो आपके लिए देनदार हैं, मतलब जिन्हें आपको पैसा देना, जिनसे आपने पैसा लिया हुआ था, वो भी अनअफेक्टेड रहेंगे। मतलब भले ही आप अमेलगमेशन कर लो लेकिन आपको उनको पैसा अभी भी देना पड़ेगा। तो ये राइट ऑफ क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, प्लस राइट ऑफ ईच ओरिजिनल यूनियन, मतलब जो भी ईच यूनियन के पास जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी ना, तो उस सभी को भी प्रोटेक्ट करता है और उस यूनियन के, दोनों ही यूनियंस के जो भी क्रेडिटर्स थे ना उनको भी प्रोटेक्ट करता है, उनका पैसा भी बचा कर रखता है। एग्जाम्पल, यूनियन ए ओड 50,000 टू अ सप्लायर, मतलब एक यूनियन थी उसको अपने सप्लायर को 50,000 रुपये देने थे, लेकिन अब ये मर्ज हो गई यूनियन बी में, तो फिर वो सप्लायर जो है ना वो अभी भी अपने 50,000 रुपये क्लेम कर सकता है, तो ये सेक्शन उसको ही प्रोटेक्ट कर रहा है।
सेक्शन 27 जो है वो कह रहा है डिसॉल्यूशन। यूनियन ने डिसाइड किया कि हम अपनी ट्रेड यूनियन बंद कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा इसको चलाने में, तो हम इसको बंद कर रहे हैं। बंद कैसे करोगे? सबसे पहले आप बंद बेशक कर लो, लेकिन बंद करने के बाद एक नोटिस भेजो रजिस्ट्रार को, और उस नोटिस पर आपकी यूनियन के सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, और डिसॉल्व करने के 14 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को ये नोटिस भेजना होगा, और रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि आपकी ट्रेड यूनियन जो है वो डिसॉल्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर भी अगेन फाइनेंशियल रीजंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस आती हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेड यूनियन है जिस पर कोई ऐसा केस चल रहा है, या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, लोन लिए हुए हैं बहुत सारे, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इनने डिसाइड किया कि चलो बंद ही कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन ये सेक्शन कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा, बांस हो या ना हो बांसुरी तो बजेगी। इसीलिए जो भी डिसॉल्यूशन होगा ना वो उस डेट से इफेक्टिव होगा जब रजिस्ट्रार उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। मतलब रजिस्ट्रार जब डिसाइड करेगा ना उस डेट से उसका डिसॉल्यूशन इफेक्ट में आएगा। सेम यहाँ पर भी लीगल एंटिटी वाली प्रिंसिपल सामने आती है। जो कंपनीज का केस होता है, कई कंपनीज ऐसा होती हैं कि उन पर कर्जा जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हो सकता है कि कंपनी को डिसॉल्व भी कर दें, तो वो तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। लेकिन नहीं, ट्रेड यूनियन भी एक लीगल एंटिटी है, हमने पहले ही पढ़ा था। तो फिर इसको सिर्फ आपके डिसाइड करने से ये डिसॉल्व नहीं हो जाएगी, रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि ये डिसॉल्व कब होगी। आपने सारे यूनियन रूल्स को फॉलो किया है या नहीं किया है, जो भी आपने अपने रूल्स में डिसॉल्यूशन के भी वो रूल्स को सबमिट किया था ना रजिस्ट्रार के पास, तो उनको फॉलो किया है या नहीं किया है। तो ये सभी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा कि यूनियन डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। अब चलो यूनियन भी डिसॉल्व हो गई, तो अब जो यूनियन का जो पैसा था उसका क्या होगा? अगर यूनियन के रूल्स स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो भी हमारे फंड होंगे ना उनको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे ऐसे बांट दो, या किसी एनजीओ में सबमिट कर देना, तो ठीक है, तब तो उस केस में तो उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन यूनियन रूल्स हैं साइलेंट, वो कुछ कह ही नहीं रहे कि अगर हमारी यूनियन डिसॉल्व हो जाती है तो फंड्स का क्या होगा। यूनियन रूल्स में कुछ है ही नहीं उस बारे में। तो फिर रजिस्ट्रार उन फंड्स को डिवाइड कर सकता है यूनियन के मेंबर्स में एज पर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। ठीक है। सेक्शन 28 रिटर्न्स की बात करता है। अब ये रिटर्न्स कौन से हैं? ये हैं एनुअल रिटर्न्स, और बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, नेम चेंज या रूल चेंज की बात करते हैं बेसिकली। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि आपके जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनकी ऑडिटेड कॉपी आप रजिस्ट्रार को भेजो। ऑडिटेड जनरल स्टेटमेंट ऑफ ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी ट्रेड रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। यहाँ पर ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं है, 1 अप्रैल और 31 मार्च वाला नहीं है। यहाँ पर 31 दिसंबर को जो साल एंड हो रहा है ना उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको रजिस्ट्रार को भेजने हैं। डेडलाइन जो भी रूल से डिसाइड होगी वो। अब यहाँ पर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो आपकी हैं जो 31 दिसंबर तक हैं उस साल के, वो आपको भेजनी है इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विथ रिक्वायर्ड डिटेल्स, जो भी रूल्स के हिसाब से बताया जाएगा। अब उस साल में आपने लीडरशिप भी चेंज की है। आपने अपनी यूनियन का जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, उनमें से किसी को या उन सभी को बदला हुआ है, तो उसका भी एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को देना होगा। ठीक है। और जो भी आपकी यूनियंस की अपडेटेड कॉपी है ना वो भी आप रजिस्ट्रार को भेज दो। ठीक है। तो बेसिकली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार को भेज दो, जो भी आपके साल भर के रिसीट एक्सपेंडिचर हैं, एसेट लाइबिलिटीज़ हैं जो 31 दिसंबर तक के हैं उस साल के, वो भेज दो। प्लस आपने जो भी लीडर्स अपने बदले हैं एक साल में उनकी एक कॉपी भेज दो, स्टेटमेंट भेज दो, और आपके जो यूनियन के रूल्स हैं उनकी एक अपडेटेड कॉपी, ये सभी भेज दो रजिस्ट्रार को। अब जो भी आप रूल्स चेंज करते हो ना, ठीक है, साल के एंड में आप भेज रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप जब भी रूल्स चेंज कर रहे हो, मान लो आपने अगस्त को रूल्स चेंज किए, अगस्त में आपने रूल्स चेंज किए, 1 अगस्त को किए हैं। अब 1 अगस्त से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बताना होगा कि हाँ भैया हमने ये रूल्स चेंज किए हैं, और ये रहे आपके पास एक कॉपी उसकी, जो भी हमने रूल्स चेंज किए हैं उसकी। अब रजिस्ट्रार चाहे तो आपके जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या आपकी अकाउंट बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, या फिर बाकी के डॉक्यूमेंट्स, तो उनको रीज़नेबल टाइम पर इंस्पेक्ट करने के लिए आ सकता है रजिस्ट्रार। अब वो कहाँ पर चेक कर सकता है? या तो आपके ट्रेड यूनियन के रजिस्टर्ड ऑफिस में आके चेक कर सकता है, या फिर
ऐसी किसी जगह पर जो रजिस्ट्रार बताएगा, लेकिन वो जगह आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से 10 मील से दूर नहीं होनी चाहिए, यानी 10 मील के दायरे में ही होनी चाहिए वो जगह जो रजिस्ट्रार बताएगा कि हाँ भैया अपने जितने भी रजिस्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको लेके इस जगह पे आ जाओ, और ये जगह तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस से बस 5 किलोमीटर ही दूर है, 5 मील पर ही है, 5 किलोमीटर या मील जो भी हो, तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, पॉइंट ये है कि बस 10 मील से दूर नहीं होनी चाहिए। अब सेक्शन 29 पावर टू मेक रूल्स, ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और ऑलमोस्ट हर एक्ट में सिमिलर है कि गवर्नमेंट किस तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकती है, पास कर सकती है। अब क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी एक्ट्स में सिमिलर तरीके से ही आता है, काफ़ी कुछ सिमिलर ही होता है इनमें, तो आप बस इस सेक्शन को एक बार पढ़ लीजिए, इसको और सेक्शन 30 को एक बार इसमें से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने इसमें दिया हुआ है, तो आप आराम से इसे बस एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, अब चैप्टर 5 में पेनल्टीज और प्रोसीजर्स हैं। सेक्शन 31 बात करता है फेलिंग टू सबमिट रिटर्न्स, नॉट सेंडिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रार ने डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने भेजे नहीं, तो ऑफिस बीयरर्स या फिर वो इंसान जिस पर जिम्मेदारी थी कि यूनियन रूल्स के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने की, या फिर यूनियन फेल हो जाता है, नोटिस नहीं भेज रहा, नाम बदल दिया, नोटिस नहीं भेजा, रूल्स बदल दिए, नोटिस नहीं भेजा, एनुअल स्टेटमेंट्स नहीं भेजे, या फिर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। नाउ इस केस में अगर ऑफिस बियरर नहीं है ना, या फिर कोई पर्सन नहीं है, तो एवरी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड यूनियन शाल बी पनिशेबल। अब पनिशेबल किससे? इनिशियल फाइन होगा 5 रुपये का, और अगर उसको आप कंटिन्यू रख रहे हो, ठीक है, अभी भी मतलब एक बार फाइन लग गया उसके बाद भी मान नहीं रहे, तो फिर 5 रुपये पर वीक, लेकिन इसके मैक्सिमम लिमिट सिर्फ 50 रुपये तक हो सकती है। और ये अमाउंट बहुत ज़्यादा ही कम है, ना के बराबर है, बट जिस साल में ये एक्ट आई थी उस समय ये अमाउंट बड़ा ही माना जाता था। नाउ अगर आप फॉल्स एंट्री और ओमिशन कर रहे हो, मतलब आपने अपने एनुअल स्टेटमेंट्स में फॉल्स एंट्री की, गलत एंट्रीज की हैं, ठीक है, या फिर जानबूझकर इन्फॉर्मेशन शो ही नहीं कर रहे एनुअल स्टेटमेंट में, फॉल्स या इनकम्प्लीट कॉपीज भेज रहे हो रजिस्ट्रार को, इस केस में आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। या फिर अब अपने ट्रेड यूनियन के मेंबर्स को बढ़ाने के लिए आप उन्हें फेक रूल बुक दिखा रहे हो, मतलब आपकी यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी वर्कर को ऐसी रूल बुक दिखा रहे हो जैसे आपकी रजिस्टर जो ट्रेड यूनियन है वो रजिस्टर्ड है, ऑफिशियल है। ठीक है, इस केस में गिव्स अ कॉपी ऑफ एनी रूल्स ऑफ एनी अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन प्रिटेंडिंग अनरजिस्टर्ड यूनियन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, मतलब आपकी यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप शो ऐसे कर रहे हो कि भैया रजिस्टर्ड है, वैलिड है, और आप हमारे मेंबर बन जाओ ट्रेड यूनियन के। इस केस में 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब इन ऑफेंसेस को ट्राई कौन कर सकता है? कोर्ट लेवल, वही प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। कंप्लेंट कौन कर सकता है? मोस्ट ऑफेंसेस में जो कि सेक्शन 31 के तहत हैं, रजिस्ट्रार या फिर कोई भी रजिस्ट्रार की प्रायर परमिशन से। कब? 6 महीने के अंदर अंदर, जब भी ऑफेंस हुआ है ना उसके 6 महीने के अंदर अंदर। सेक्शन 32 के जो ऑफेंसेस हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन के, तो इनमें कंप्लेंट वो कर सकता है जैसे फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर कॉपी मिली हुई है। ठीक है, मान लो मैं हूँ और मेरी एक ट्रेड यूनियन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको ऐसी फॉल्स डॉक्यूमेंट और कॉपी दे दी जिससे आपको ये लग रहा है कि मेरी यूनियन तो रजिस्टर्ड है, तो आपको जब वो डॉक्यूमेंट मिला है ना, उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये है, और ये हैं PYQs, ऑलमोस्ट 29 PYQs हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के, जिसमें UPSC, EPFO और ALC एग्ज़ाम्स के प्लस बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जो थोड़े लेस रेलिवेंट हैं, लेकिन स्टिल क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट से रिलेटेड है तो मैंने इस PDF में इंक्लूड किए हुए हैं, आप उन सभी को देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूर अटेम्प्ट करना, और इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर क्लियर कर दूँगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास, और इसी के साथ हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी कंप्लीट होती है, और ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर अटेम्प्ट करना इन सभी को। ठीक है, ये अदर एग्जाम्स के PYQs हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।